मार्केट में जो मिलता है गाइड वाइड उसको पढ़कर आप पास नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जो ओरिजिनल बुक्स हैं उसको पढ़कर ही पास कर सकते हैं। गांव में जो बचपन के दोस्त रहते हैं वो बोलते हैं कि अरे तू तो साहब बन जाएगा, अब तो भूल जाएगा। 3 बार आपका नहीं हुआ तो आखिर क्या कुछ चेंज स्ट्रेटजी में करना पड़ा जिसके बाद जो है इस बार सफलता मिल पाई? जो इंसान मेहनत से लगा रहता है उसका होता ही होता है, आज नहीं तो कल तुम्हारा भी होगा, हिम्मत मत हारो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर, मैं हूं आदेशपुरी। 6 जून यानी कि परसों बीपीएससी का 64वीं का फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया। 1454 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए और ये ऑफिसर्स बनने वाले हैं और बिहार को लीड करेंगे। बहुत बड़ी बहाली थी और हमारे साथ हैं रजनीश चंद्र राय, जो कि सबसे पहले इनको बता दूं ये मेरे अजीज़ दोस्त हैं और हमने और इन्होंने साथ में मिलकर पटना और दिल्ली तक तैयारियां की। मैं छोड़ दिया बाद में तैयारी करना, मेरा भी सिलेक्शन अंततः नहीं हो पाया, लेकिन ये लगे रहें। बताएं आपको कि लगातार अपने 3 अटैम्प्ट में शुरुआत में ये इंटरव्यू तक पहुँचे, लेकिन अनलकी रहे कि इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। चौथे अटैम्प्ट में अंततः इनका सिलेक्शन हुआ है और राजस्व अधिकारी यानी कि सीओ में इनका चयन हुआ है। नालंदा के इस्लामपुर के रहने वाले हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और इनके माता पिता बहुत कम पढ़े लिखे थे। वो हालांकि वो एक्सपायर कर गए हैं और इनका लालन पालन कहा जाए तो एक तरह से इनके चाचा जी और चाची ही किए और बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि है। आप सोच नहीं सकते हैं कि ये आप पिक्चर देखिए इनके चाचा और चाची का कैसा पृष्ठभूमि है। और इन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि रजनीश को पटना से लेकर दिल्ली तक आईएएस बनने का इनका जो सपना था उसे पूरा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और इसके साथ ही साथ इनके भाई गौतम चंद्रा, जो कि सीनियर असिस्टेंट कमांडेंट हैं सीआरपीएफ में, सुकमा छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग है जहां वो नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं और उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया आर्थिक और मेंटल। एक तरह से वो गांव से निकले और यूपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले असिस्टेंट कमांडेंट को नौकरी को निकाला आज से 12 साल पहले। और वही देखा देखी इनके छोटे भाई रजनीश चंद्रा और इनसे भी छोटे विकास लगातार बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते रहे और इंटरव्यू देते रहे। अंततः इनको सफलता मिली है। हमारे साथ है रजनीश जी ही, इनसे ही हम बात करेंगे। रजनीश, बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, आपको अंततः सफलता मिल गई। थैंक यू आदेश। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि मैं भी तैयारी करता था और 2016 से मैंने छोड़ दिया लगभग, उसके बाद से मैं दे रहा हूँ लेकिन हो जा रहा है, लेकिन फाइनल नहीं हुआ और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। इतना पेशेंस कहाँ से आया कि 3 इंटरव्यू लगातार नहीं होने के बावजूद लगे रहे? देखो, बचपन से ही मुझे शौक़ था कमीशन में जाने का, उसके लिए मैं शुरू से ही प्रिपरेशन कर रहा था। और इसके साथ साथ कहने का तो मेरे घर वालों का सहयोग बहुत रहा। मेरे पिताजी अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मेरे चाचा जी और मेरी चाची और मेरे भैया जो हैं असिस्टेंट कमांडेंट और भाभी लोग बहुत सहयोग किए। उन्होंने हर मुश्किल परिस्थिति में मेरा साथ दिया। मैंने कि जब भी हम इंटरव्यू में फेल होते थे शुरुआत में, तो हर समय उन्होंने कहा कि चलो तुम पढ़ाई करो, तुम किसी और चीज़ का चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ना कभी पैसे की कमी होने दी, हमेशा साथ दिया। और इसके मैंने कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में मेरे भैया भाभी पापा मम्मी और जो भी मेरे भाई थे विकास और दीदी जीजाजी सब साथ दिए और हमेशा सहयोग किया। आज उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है और सहयोग है कि मैं आज सफल हुआ हूँ। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले मैं पढ़ाई लिखाई पे आता हूँ। बीपीएससी में आपका ऑप्शनल क्या था और क्या ऑप्शनल में आपने चेंजेस भी किया? 3 बार नहीं हुआ आपका। तो शुरुआत में मेरा ऑप्शनल इतिहास एवं श्रम एवं समाज कल्याण था, लेकिन आयोग द्वारा जब एक विषय के रखने का हो गया तो उसमें मैंने श्रम एवं समाज कल्याण रखा और मुझे सफलता श्रम एवं समाज कल्याण से ही मिली है। अच्छा, और ये बताइएगा कि जैसे कि बहुत लोग हैं, जैसे मैं ही था, तो काफ़ी टूट गया जब मेरा रिजल्ट नहीं आता था, लेकिन 3 बार आपका नहीं हुआ तो आखिर क्या कुछ चेंज स्ट्रेटजी में करना पड़ा जिसके बाद जो है इस बार सफलता मिल पाई? हाँ, मैंने अपने स्ट्रेटजी में थोड़ा सा बदलाव किया था। इस बार मैंने जो मेंस का जो एग्ज़ाम था उसमें मैंने लिखने का तरीका में बदलाव किया था। मैंने इस बार डायग्राम पर फोकस ज़्यादा किया था और वो लिखने का तरीका में पॉइंट वाइज लिखा था। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा बदलाव किया था, फिगर देने की कोशिश की थी। और मैं और थोड़ा अंदर जाता हूँ।
जो बीपीएससी का जीएस का क्वेश्चन पेपर था, 64वीं मेंस में भी दिया था। तो उसमें जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो देखा जाए तो और सालों की बनिस्बत अलग था। जैसे जीएस फर्स्ट पेपर की हम बात करें तो पहले देता था कि मुंडा विद्रोह के कारण क्या था, पटना कलम शैली क्या है, 1857 का विद्रोह का कारण क्या है। लेकिन इस बार एनालिसिस बेस्ड आ गया वो क्वेश्चन तो वही था लेकिन पूरा उसका एनालिसिस बेस्ड था। उस वैसे क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से उस तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए आपका विस्तृत दायरा होना चाहिए। आप सिर्फ मार्केट में जो मिलता है गाइड वाइड उसको पढ़कर आप पास नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जो ओरिजिनल बुक्स हैं उसको पढ़कर ही पास कर सकते हैं। इससे होता है क्या है कि आप तुलनात्मक लिख सकते हैं। नहीं तो आप गाइड के भरोसे रहिएगा तो बस वही जो सब कोई लिख रहा है वही आप भी लिखिएगा तो उसमें नंबर नहीं मिलता है। इसलिए आप जो क्या बोलता है एनसीईआरटी के बुक, हाँ, रेफरेंस बुक का सहारा लीजिए, तब आप अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ जैसे कि हम लोग बहुत टीचर के पास पढ़े हैं, दिल्ली में भी बहुत फेमस कोचिंग में पढ़े हैं और पटना में भी पढ़े हैं। कहाँ का आपका पढ़ाई ज़्यादा अच्छा लगा कि छात्रों को दिल्ली जाना चाहिए या पटना से भी बीपीएससी की तैयारी हो सकती है? मेरे हिसाब से छात्र अगर उनको सही जानकारी मिले तो छात्र कहीं भी रहेंगे ना तो पढ़ लेंगे, ना दिल्ली और पटना। हमको लगता है कि पटना से भी बहुत आराम से पढ़ कर निकाला जा सकता है और दिल्ली भी जाएगा तो वहाँ थोड़ा सा सुविधा ज़्यादा मिलता है। लेकिन पटना में भी कहीं कमी नहीं है, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, यहाँ भी अब सारे मटेरियल्स उपलब्ध हैं, तो यहाँ भी पढ़ कर सफलता हासिल की जा सकती है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो शिक्षकों की हम बात करें, किनका आप ज़्यादा योगदान मानते हैं जो कि काफ़ी आपको इंस्पिरेशन दिए? चाहे जब भी हिम्मत टूटा तो एक गार्जियन तो साथ में रहता ही है, जो शिक्षक लेवल पर थे वो कौन थे जो आपको लगातार हिम्मत बनाए रखें कि नहीं बेटा लगे रहो? एक मेरे सुधीर भैया हैं, उनका हमेशा सहयोग रहा मुझे। हाँ, सुधीर गिरी सर का, वो हमेशा मेरा साथ दिए। और दूसरे अमरजीत झा सर हैं। अमरजीत झा सर भी का मतलब कि मेरे सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। कहा कि हम 3 बार से उन्हीं के इंटरव्यू का तैयारी कर रहे थे और हर बार उन्होंने मुझे इतना अच्छा समझाया है, इतना अच्छा सपोर्ट किया कि मैं कह नहीं सकता। और शुरुआत में इंस्पिरेशन तो रहमान सर दिए थे कि जब मैं पहली बार दिया था तो उन्होंने ही सिविल का मैंने कि एक जब्जा जगाया था मेरे अंदर में। उसके बाद सबसे ज़्यादा सहयोग सुधीर गिरी सर का और अमरजीत झा सर का मिला हमको। अच्छा, ये बताइए कि सीओ पोस्ट मिला है, राजस्व अधिकारी, लेकिन मुझे पता है कि ये सपना नहीं था आपका, तो क्या आगे कंटिन्यू तैयारी रखना है और क्या मेन टारगेट क्या है? मेरा एम है STM बनना और मैं आगे कंटिन्यू तैयारी रखूँगा और अभी से ही प्रिपरेशन फिर से शुरू करना है। लेकिन एक चीज़ है कि 66वीं में इतना ज़्यादा कट ऑफ चला गया, कारण क्या देखते हैं? और दूसरी बात कि जो फ्रेशर्स लड़के हैं उन्होंने कहा कि भैया 108 कट ऑफ चला जाता है पीटी में, कैसे पढ़ेंगे? 100 पार कराने में तो हालत ख़राब हो जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए अब? इसके लिए हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि मेहनत कीजिए, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं तभी तो नंबर ला रहे हैं ना। आप भी उनसे ज़्यादा मेहनत कीजिए तब भी आपके नंबर आएंगे। और कोई तो दूसरा तो कोई उपाय नहीं है, शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है। मेहनत कीजिए, उससे ज़्यादा नंबर लाइए, तभी उसको पीछे छोड़कर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उपाय बताइए, पीटी में कौन सा उपाय रहेगा जो कि अब इतना बड़ा नहीं कि जो कि तैयारी करने वाले डर जाएं कि अरे बाप रे इतना पढ़ना पड़ेगा, जो कि एकदम हो सटीक। और एक आपने हम लोग याद है दिल्ली में जब थे तो टीचर कहा करते थे कि सिविल सेवा में ये जानना जितना ज़रूरी होता है कि क्या पढ़ना है, उतना ही जानना ये ज़रूरी होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। तुमको पता है कि जब हम लोग प्री का तैयारी करते थे तो कैसे ग्रुप डिस्कशन करते थे। साथ में किए भी हैं। उस डिस्कशन का किया हुआ एक बार जब हम लोग किए थे, याद है, शायद 62वीं या 63वीं के समय हम लोग साथ में थे। हम लोग 6 में से 7 लड़के का 7 में से 6 लड़के का प्री हुआ था। हाँ, 56 से 59 में 7 लड़के का प्री हुआ था। 8 में साला तो कौन तरीका था? एक ग्रुप डिस्कशन कीजिए, 6 लड़के मिलकर या 5 लड़के जो भी हैं अपने दोस्त में, और ग्रुप डिस्कशन बहुत फ़ायदेमंद होता है, खास करके प्री की तैयारी के लिए। क्योंकि उसमें होता है कि आपको जो चीज़ नहीं आता है तो आपके दोस्त लोग से सहयोग मिल जाता है और उसके बाद आपका सफलता की गारंटी बहुत बढ़ जाती है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोग हैं ही कि हम लोग 7 लड़के थे उस ग्रुप में, जिसमें से 6 लड़के का प्री हुआ था। मात्र 1 लड़के का नहीं हुआ था, उसमें भी उसकी ही गलती थी, क्योंकि वो हम लोग जितना टास्क लेते थे वो उसको प्रिपरेशन करके कभी नहीं आता था। यही वजह रही थी कि वो मैंने किया नहीं हुआ था उसका। और हम लोग कहते थे, हम लोग टारगेट रखते थे कि 60% नंबर्स लाने हैं ही लाने हैं। हम लोग जब टेस्ट देते थे तो
उसका कभी 60% नहीं आता था, हमेशा फ़ाइन भरता था। तो वो तरीका अपनाए बच्चे, तो हमको नहीं लगता कि कोई प्री फेल कर पाएगा। एक हमारे पास बहुत सारे लड़के फ़ोन करते हैं, जो न्यूज़ चलता है, पूछते हैं कि लूसेंट गाइड कितना फ़ायदेमंद है बीपीएससी पीटी की तैयारी के लिए। फ़ायदेमंद तो है, लेकिन आप सिर्फ लूसेंट गाइड्स को पढ़ करके आप पास नहीं कर सकते। लूसेंट गाइड तो फ़ायदेमंद, उससे कम से कम तो 30-40 क्वेश्चन तो आसपास आ ही जाते हैं, लेकिन आप 30-40 क्वेश्चन से तो पास नहीं कर सकते ना। तो इसलिए उसके साथ साथ आपको और भी बुक्स पढ़ने होंगे, हर सब्जेक्ट अलग अलग जो ऑथेंटिक बुक है उसको पढ़ना होगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। रजनीश, एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं आपसे कि पिछले साल से ऑनलाइन का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, टीचर भी ऑनलाइन आ गए हैं, बुक्स और मैगज़ीन भी ऑनलाइन आ गया है, पेपर ऑनलाइन आ गया है। तो क्या ऑनलाइन स्टडी और परंपरागत जो ट्रेडिशनल स्टडी था, वो दोनों में कौन अच्छा है, या दोनों में समन्वय बना के चलने की ज़रूरत है? देखिए, आज के डेट में तो दोनों को समन्वय बनाने की कर चलने की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ तक मुझे पसंद है पर्सनली, तो मैं ऑनलाइन स्टडी पर विश्वास नहीं करता। लेकिन अभी जो कोरोना काल है, घर से लोग निकलते नहीं हैं, बाहर जाके बुक्स वगैरह भी बहुत कम परचेज कर पाते हैं, या फिर क्लास में रूम में जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते, तो ऑनलाइन ही सहारा है। तो उस हिसाब से आपको तो समन्वय बनाना ही होगा, नहीं समन्वय बनाइएगा तो पिछड़ जाइएगा। तो इसलिए यूट्यूब के माध्यम से जो ऑथेंटिक चैनल हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, तो उनसे भी बहुत फ़ायदा होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमको मिले हैं जो यूट्यूब के माध्यम से ही अच्छा प्रिपरेशन कर पाए हैं, और बहुत सारे ऐसे चैनल भी हैं जो अच्छी तैयारी करवाते हैं, अच्छा मटेरियल देते हैं लोगों बच्चों के बीच में, और बहुत सारे फेक भी हैं जो खाली अपने नाम कमाने के चलते के लिए कर रखे हैं। रजनीश, मैं आपसे इंटरव्यू के बारे में जानूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरव्यू का आप ही के पास नॉलेज है, 4 बार आपने बीपीएससी का इंटरव्यू दिया है। कैसा रहा इंटरव्यू, और इंटरव्यू में आपने क्या देखा कि फोकस्ड किस पर, क्या चीज़ पर आता है? कितने लोग हैं कि वो क्या पहने क्या नहीं पहने, किस तरह घुसे किस तरह बैठे, इस पर ही ज़्यादा फोकस रहता है, या फिर आपके जो कहा जाता है नॉलेज को लेकर, आपकी समझ और सूझबूझ को लेकर होता है? किस चीज़ पर आपको लगा अंत में कि ज़्यादा फोकस इंटरव्यू में किस चीज़ पर आता है? जहाँ तक कि मुझे लगता है कि जो वहाँ पे जो अधिकारी लोग होते हैं वो पूछते हैं, वो नॉलेज बेस्ड पर ही ज़्यादा रहते हैं, कपड़ा वगैरह पे उतना कोई ख़ास ध्यान नहीं होता मेरे हिसाब से। क्योंकि हम देखें, मेरा 4था बार था, तो अगर हम कपड़े की बात करें तो हर बार तो हम बहुत अच्छे से पहने ओढ़ कर जाते थे, तो अगर होता तो हमेशा मेरा अच्छा नंबर इंटरव्यू में होता। तो 3 बार से तो वैसा मिला नहीं, और इस बार भी मेरा इंटरव्यू कुछ ठीक ठाक रहा, तो आज सफलता हासिल की हैं। तो मुझे लगता है नॉलेज बेस ही रहता है। आपको जो वहाँ पे जो सवाल पूछे जाते हैं, अगर उनका आप सही से जवाब देते हैं, और 2-4-10 मैंने जैसे 10 सवाल पूछे गए आपसे, और 5 का भी सही जवाब दे दिए, और आपके जवाब से सर लोग, अधिकारी लोग संतुष्ट हो गए, चेयरमैन जो भी हैं उस बोर्ड के संतुष्ट हो गए, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाएँ तो आप कितना अच्छा से भी पहन ओढ़ के जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। कितना देर आपका इंटरव्यू चला था? मेरा इंटरव्यू मात्र 15 मिनट चला था। 15 मिनट चला था। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अब मैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई से अलग आता हूँ, घर वालों को बहुत उदास किए हैं, 3 बार इंटरव्यू का लोग सपना देख लिया होगा, आप भी देखे होंगे, हम भी देखें कि, और जब 6 जून को जब आप रिजल्ट आपने देखा, मैं सर्च कर रहा था, रजनीश चंद्र राय नहीं आ रहा था, और कैसे उस समय का सिचुएशन बताता है कि इतने इंतजार के बाद गार्जियन 4 बार जो 3 बार इंटरव्यू दे दिया है। तो मैं भी पहली बार खोज लिया, मुझे भी नहीं मिला, और मैं रो रहा था। हकीकत यही है, और मैंने तुम्हें फ़ोन करके बताया भी भाई कि मेरा मिल नहीं रहा। हम भी सरेंडर कर दिए थे, हमको हाँ, मुझे नहीं मिल रहा था मेरा रिजल्ट, मेरा नाम नहीं कहीं दिख रहा था। शायद उस वक्त मैं इतना होपलेस हो गया था कि मेरा नाम नहीं मिल रहा था, तो मैं मोबाइल वगैरह फेंक करके आराम से चुपचाप से, समझिए था, आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन फिर कुंदन भाई हैं, उन्होंने मैसेज किया कि नहीं, तुम्हारा रोल नंबर इतने नंबर में है, और तुम ग्रुप में मैसेज किया कि 4 सीरीज़ में तुम्हारा नंबर है, जाके देखो जो तुम्हारा रिजल्ट हो गया। फिर जब देखे तो आत्मा को शांति मिला। सबसे पहले वहाँ पे मेरा छोटा भाई था, साथ में वो भी देख रहा था, वो भी परेशान हो गया, विकास था वहीं पे पास में ही। फिर पापा आ गए, फिर सब वहीं पे सब थे। और ये आपके जो चाचा चाची जिनको आप पापा माँ बोलते हैं, बचपन से वहीं आपको पाले हैं, उनका क्या रिएक्शन था? वो आपके साथ कदम से कदम मिला के चले। हमको याद है कि आप दिल्ली में, पटना में रहते तो रोज़ एक बार फ़ोन आता था, काफ़ी कम पढ़े लिखे हैं लेकिन तैयारी के बारे में पूरा पूछते थे। कैसा उनका रिएक्शन था? वो बहुत खुश हुए, उन्होंने मतलब कि
उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, मेरी मम्मी तो इतनी खुश हुई कि कहना नहीं है। और मेरे जो पापा हुए, जो चाचा हैं, मेरे पापा ही कहता हूँ, तो वो भी बहुत खुश हुए। आज तो उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बांटी है। अच्छा। हाँ, पूरे गांव में, मतलब कि एक हलवाई ठीक करके पूरे गांव में मिठाई बांटे हैं। अच्छा। और बहुत खुश हैं मेरे पापा और मेरी माँ। मेरा भाई, छोटा भाई विकास जो है, वो बहुत ज़्यादा ही खुश है। उसको भी अब इंस्पिरेशन मिला है कि भैया का हो गया है तो मेरा भी हो जाएगा। वो भी पूरा तैयारी में लगा हुआ है। अच्छा, ये कहा जाता है कि घर में अगर एक आदमी अच्छे जगह चला जाए, आपके भैया याद हैं कि उस समय नालंदा से आए थे और पटना में ही तैयारी शुरू किए, असिस्टेंट कमांडेंट निकाले, यूपीएससी का ग्रुप ए सर्विस है और अभी सुकमा में है, बहुत जगह उनका पोस्टिंग रहा। कितना उनको मानते हैं कि उनके चलते ही आप इस क्षेत्र में आए और अंततः आपको सफलता मिली? अगर मैं आज सफल हूँ तो उसमें मेरे घर वालों का बहुत बड़ा हाथ है। एक तो माँ पिताजी तो हो ही गए, और उसके बाद भैया का बहुत बड़ा योगदान है, भैया और भाभी का। उन्होंने मैं कह सकता हूँ कि हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। जब भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हुई, एक फ़ोन कर देते कि भैया इस तरह का प्रॉब्लम है, एकदम ठीक है बाबू, हम कर देते हैं या कर देते हैं। कभी किसी तरह की, मैंने कि जैसा आर्थिक हो, मेंटली हो, हर तरह से भैया भाभी ने सहयोग किया। और मेरे दीदी जीजाजी भी हैं, उन्होंने भी हर तरह से सहयोग किया। मैं अपना मानी कि सफलता का अगर मेरे घर वालों को क्रेडिट देना है तो मैं माँ पिताजी और भैया भाभी को और दीदी जीजाजी को देना चाहूँगा। और उसके बाद मेरा छोटा भाई जो मेरे साथ रहता है। देख, तुम जानते ही हो कि कभी भी आज तक खाना बनाने वगैरह का कोई भी होता था, अधिकांशतः हम वही करता था। तो उसका सहयोग मैं कैसे भूल सकता हूँ कि हम लाइब्रेरी में ही रहते थे, शाम में आते थे, हम खाना बनाते, ज़्यादातर खाना वही बनाता था। हम तो कमी बैचलर का तो लाइफ जानते ही हो कि अपने खुद खाना बनाना है, खाना है, कपड़े धोना है, सब कुछ खुद ही करना है। अरे नहीं, तुम्हारे दोस्त जो थे, आपके दोस्त जो थे, वो मैं अभी तक जितना देख पाया हूँ, या तो सिविल सेवा का तैयारी करने वाले या फिर गांव के लड़के, क्योंकि गांव में आपका घर है और गांव में वही क्रिकेट खेलना खेत में और ये सब। गांव वाले के लड़कों का क्या रिएक्शन था इसको लेकर? गांव वाले लड़के मेरे बहुत खुश हैं। जब मेरा रिजल्ट आने वाला था तो उसमें मैं क्रिकेट ही खेल रहा था गांव में। जैसे ही मुझे लगा कि अब रिजल्ट आने वाला, तो मैं क्रिकेट छोड़ के चला गया घर पे। वहाँ पे जाके रिजल्ट देखा, और मेरे गांव वाले सब, जो मेरे साथ के जो दोस्त लोग हैं गांव के, जो मेरे साथ, हम लोग का एक क्रिकेट क्लब है, आज़ाद क्रिकेट क्लब। उसी के तहत हम लोग खेलते हैं, ग्रुप बना के रखे हुए हैं। बचपन से ही मैंने क्या 10-15 सालों से है आज़ाद क्रिकेट क्लब है, जो सामाजिक कार्य भी करता है, यानी कि लोकल टाइप में, जो समाज में जो मदद होता है दूसरे का सहयोग करता है। तो वो सब लड़के बहुत ही खुश हैं। उन लोगों को इंस्पिरेशन मिला है कि भैया लोगों का हुआ है तो हम लोग का भी होगा। उन लोग भी पढ़ने के लिए अब हमसे गाइड लेना शुरू कर रहा है कि भैया हमको भी बताइए कि हम कैसे पढ़े, क्या करें। तो उससे हमको भी खुशी हो रहा है कि चलो हमको देखकर कम से कम ये लोग तो सीखेगा ना कुछ। अच्छा, एक चीज़ होता है, जैसे मिलाते हैं गांव में जो बचपन के दोस्त रहते हैं, वो बोलते हैं कि अरे तू तो साहब बन जाएगा, अब तो भूल जाएगा। और हम लोग का भी बैच में रहा कि सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो भी पीसीएस निकाला या यूपीएस निकाला, आज तक वैसे ही संबंध है। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि सचिवालय सहायक और कर्मचारी बने, वही आज नहीं पूछते हैं। तो क्या रजनीश, तुम्हारा भी वही होने वाला है क्या? नहीं, मेरा नेचर तो तुम्हें पता है। हम लोग के मित्र हैं गया वाले, जो कि सचिवालय में निकाले, उसके बाद से उनका रंगत ही बदल गया। तो क्या तुम्हारे पर भी ऐसा प्रश्न पूछा गया गांव के लड़के को दौरा कि यार तुम भी बदल जाओगे? देखो, कहते तो सब लोग हैं, लेकिन बोलने वाले को तो क्या कह सकते हो कि भाई तुम भी जाएंगे तो तुम पूछे कि नहीं, अब तो तुम बड़ा आदमी हो गए हो। तो बड़ा आदमी कुछ नहीं, हम कल जो थे वही आज भी हैं और कल भी वही रहेंगे। तुम्हारे लिए तो वही हैं, और गांव के जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए भी वही हैं। कभी भी तुम लोगों का मेरे पास हमेशा दिल से स्वागत है भाई। अच्छा, ये कभी सोचे थे कि आखिर दिल्ली रहें, यहाँ रहें, यूपीएससी का तैयारी किए, मेंस दिए, राजस्व कर्मचारी बने, राजस्व अधिकारी बनेंगे, सीईओ के बारे में कभी सोचे थे? हम भी तो नहीं सोचे थे। हम तो कभी नहीं सोचे थे कि सीईओ मिलेगा। हम हमेशा एसडीएम और डीएसपी का ही सपना देखेंगे और उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी करेंगे, क्योंकि मुझे एक चाहिए था कि मुझे कुछ सफलता मिले तो मेरे अंदर एक आत्मविश्वास जागे और फिर मैं दुगने उत्साह से मेहनत कर सकूं। तो ये मेरे लिए एक तरह से एक संजीवनी का काम किया है मेरा रिजल्ट, और इस रिजल्ट हमको आगे पढ़ने के लिए जोश दिया है। मेरा हौसला बढ़ गया है और मैं आगे दुगने उत्साह से फिर मेहनत करूँगा, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जब 3 बार जब मैं फ़ेल किया था तो
मेरा उत्साह टूट गया था, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। लेकिन फिर भी एक अंदर एक उम्मीद थी कि नहीं, इस बार जो है 64वीं का, इसमें मेरा कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा, कोई ना कोई पोस्ट मुझे मिलेगा। और उस उम्मीद पर हम खरे उतरे हैं। राजस्व अधिकारी के रूप में ही पोस्ट मिला है। अभी फ़िलहाल तो इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन खुश ज़रूर हैं कि चलो घर वालों को एक शांति मिल गई। भैया को लोग कभी कि हाँ नहीं, ये बार बार छट रहा था, कम से कम इस बार हो गया है, तो आगे फिर मेहनत करके निकाल लेगा अपना। 1450 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात 2200 से ज़्यादा कैंडिडेट इंटरव्यू से फेल हुए हैं और वो काफ़ी टूटे हुए हैं। मैसेज मेरे पास आया कि मैं बहुत उदास हूँ। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि वो एक बार 2 बार इंटरव्यू देके बहुत ज़्यादा उदास हैं, हिम्मत हार गए हैं। आप 3 बार इंटरव्यू देके फेल हुए हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, कैसे अपने आप को बूस्टअप कर सकते हैं? मैं उन लोगों को कहूँगा कि भाई हिम्मत मत हारना, बस लगे रहना। बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इसमें जो इंसान मेहनत से लगा रहता है उसका होता ही होता है। आज नहीं तो कल तुम्हारा भी होगा। हिम्मत मत हारो। हम भी 3 बार उदास हुए, रोए, रात भर रोए, लेकिन फिर दुगने उत्साह से फिर लगे, फिर फेल हुए, लगातार 3 बार फेल हुए। और ऐसा नहीं है कि मेंस तक फेल हो गए, इंटरव्यू में जा कर फेल हुए 5 नंबर से। पहला बार तो 8 नंबर से हुआ था, दूसरा बार 9 नंबर से हुआ था, तीसरा बार 6 नंबर से हुआ। इसी तरह से मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, लेकिन 10 के नीचे ही नंबर रहा था मेरा फेल होने का। तो आखिरकार मुझे भी चौथी बार में सफलता मिली। तो मैं उन सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि भाई हिम्मत मत हारो, लगे रहो, सफलता तुमको ज़रूर मिलेगा। अगर ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते रहोगे तो सफलता मिलता ही है। उसको सफलता का कोई शॉर्टकट पैमाना नहीं होता है। बीपीएससी या फिर यूपीएससी जो भी है, परीक्षा तो ज़रूर लेता है धैर्य की। और बहुत सारे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एक ही बार में हो जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं हमारी तरह जो बहुत स्ट्रगल के बाद उनको सफलता मिलती है। लेकिन हम इतना ही कह सकते हैं जो इंसान या जो छात्र अब ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेगा तो उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम विश करते हैं कि आपका आने वाला जो समय हो, आपको जो सपना था उसमें आप क्वालिफाई करें, एसडीएम आपको मिले, लेकिन राजस्व अधिकारी के रूप में आप सफलताओं पर पहुँचे, आप अच्छा काम करें, बिहार को आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू आदेश। तो ये थे हमारे साथ रजनीश चंद्र राय, जो कि बीपीएससी के 64वीं परीक्षा में राजस्व अधिकारी यानी कि सीओ में इनका चयन हुआ है। आपको बताएं कि ये वैसे छात्रों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है जो कि इंटरव्यू से छटने के बाद हिम्मत हार जाते हैं, टूट जाते हैं। रजनीश राय जो है बताएं आपको 3 बार लगातार अपने तीनों अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचे और इनका चयन नहीं हुआ, चौथी बार में हुआ है। और ये बता रहे हैं कि बहुत बड़ा संजीवनी हमको मिला है। संतुष्ट नहीं है लेकिन खुश हैं, क्योंकि इनको नौकरी मिला और इस आधार पर ये आगे फिर तैयारी करेंगे ताकि जो इनका सपना है बिहार में एसडीएम बनना वो पूरा हो सके। तो हम आप सभी कैंडिडेट जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं मेंस में या इंटरव्यू में नहीं कर पाए हैं, उनसे यही कहेंगे कि आप हिम्मत बनाए रखें और जब आप तैयारी कर रहे हैं, जब पढ़ाई के क्षेत्र में हैं तो लगे रहें इसमें। जैसा कि रजनीश ने बताया कि बीपीएससी धैर्य की और कोई भी सिविल सेवा धैर्य की परीक्षा जरूर लेता है। तो आप धैर्य क्या परीक्षा देने में आप उसमें डरे नहीं, सहमे नहीं, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।